हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं स्टडी टू द पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं कि यह वीडियो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो संविधान को लेकर असहज हैं, इसलिए इसमें बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आप और भी ज़्यादा बड़े स्तर का वीडियो चाहते हैं तो कृपया इंतजार करें, हम ऐसे वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। यह मुख्य रूप से बहुत ही आसान और सरल भाषा में वीडियो बनाया गया जो संविधान को कम समझते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम यहाँ लेकर आए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो स्टेट और सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर करंट देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो यहाँ पर पढ़ते हैं पहले कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया। पहली बात तो कहाँ से कहाँ तक? भाग है 4, अनुच्छेद है 36 से 51। और यह भारत के संविधान में किस देश के संविधान से आया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से आया है। और इसकी बात करें आयरलैंड के संविधान में यह कहाँ से आया? तो आयरलैंड के संविधान में दोस्तों यह स्पेन के संविधान से आया है। आपके इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसकी विशेषता दोस्तों यह है कि यह राज्यों को दिया गया निर्देश है जो उन्हें नीति और कानून निर्माण के समय ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके नाम को ही देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर निर्देशक को आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का निर्देश है किसको? राज्य को। कब के लिए? नीति निर्माण के समय में। यानी यह मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है? एक एडवाइजरी है राज्यों को कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं या कोई नीति निर्माण करते हैं तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इसका काम इसको संविधान में जोड़ा गया। अब दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सभी को समानता होनी चाहिए, सभी को सुविधाएं समान मिलनी चाहिए। और यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हो तो यहाँ महिलाओं को और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यहाँ पर गरीबों को कोई अगर पैसे की कमी है तो उसे भी सरकार की तरफ से अन्य सहायता दिलवाया जाने चाहिए, चाहे वो कानूनी है, चाहे वो शिक्षा की सहायता हो, वो किसी भी प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन ये राज्य से केवल कहा गया है, अब राज्य के ऊपर है कि उसे दे या ना दे। आगे देखते हैं थोड़े से इसमें। इसे सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी हमने सीधे सीधे कहा है कि यह राज्य के ऊपर है, इसे न्यायालय लागू नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर हमारे साथ कोई समानता के व्यवहार करता है तो हम उसे न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य नहीं करता है तो आप उसे जबरदस्ती न्यायालय में जाकर राज्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, यानी कि राज्य के द्वारा लागू नहीं होगा। तो आपसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा निम्न में से कौन न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो नीति निर्देशक तत्व। और एक भाग और है जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होता है, वो है मूल कर्तव्य। तो 4 और भाग 4 का दोनों न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होते। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है पर नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी कि मूल अधिकार में हमारे कहा गया कि कोई हमारे साथ असमानता नहीं कर सकता। अगर कोई असमानता करता है तो न्यायालय क्या कि उसे उचित दंड देगी, यानी राज्य उसे उचित दंड देगा। जबकि नीति निर्देशक तत्वों में अगर राज्य कोई बात की अवहेलना करता है जो नीति निर्देशक तत्वों में बताए गए हैं तो न्यायालय उससे जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकती। ये एक मूल अंतर है। आगे देखते हैं तो मूल अधिकार अनिवार्य है परंतु नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छाओं पर है। यानी कि मूल अधिकार हो न हो आपको देना ही होगा, राज्य को देना ही होगा। जबकि नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं पर जा सकते हैं कि अगर राज्य कहे कि हम लोगों में वैज्ञानिकता के विकास नहीं कर पा रहे हैं, हम 10 साल बाद करेंगे, तो उसमें न्यायालय उसे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं समानता की, कि समानता के लिए सरकार कहे कि हम 10 साल बाद समानता करेंगे, तो न्यायालय तुरंत फटकार लगाएगी और कहेगा कि तुरंत समानता
की जो भावना है वो स्थापित होनी चाहिए लोगों के बीच में। अब यहाँ पर देखते हैं, मूल अधिकारों की प्रकृति राज्य के लिए नकारात्मक है, परंतु नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ करने का सकारात्मक आदेश देते हैं। यहाँ पर दोस्तों समझिएगा कि मूल अधिकार की जब बात होती है तो कहा जाता है राज्य असमानता नहीं कर सकता, राज्य किसी को स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता, राज्य जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीन सकता, राज्य गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार को छीन नहीं सकता, राज्य धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं बाधित कर सकता। यानी सीधे सीधे क्या कहा गया, नहीं की बात आई है। यानी राज्य के लिए मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक है, यानी राज्य को रोका जा रहा है। जबकि नीति निर्देशक तत्व कहता है कि आप यहाँ पर कुछ करिए, जैसे कि अगर करना है तो ग्राम पंचायतों का गठन करिए, महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाइए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाइए, गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाइए, लोगों में वैज्ञानिकता का विकास करिए, नशीली पदार्थों को बैन करिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करिए और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करिए। ये सारे काम करने के लिए किसे कहा जा रहा है, तो राज्य के, यानी राज्य के लिए आदेश जो होते हैं सकारात्मक होते हैं, जबकि मूल अधिकार के लिए आदेश नकारात्मक होते हैं। मूल अधिकार कानूनी बल पर आधारित है, परंतु नीति निर्देशक तत्व नैतिक और जन आकांक्षाओं पर आधारित है। कानूनी बल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि मूल अधिकार कोई हनन होता है तो उसे कानूनी रूप से हासिल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बलात्श्रम की बात कही गई, तो बलात्श्रम अगर आप किसी से करवाते हैं तो वो कानूनन जुर्म है और उसके लिए आपको सजा दी जा सकती है, यानी उसके पीछे कानूनी बल काम करता है, न्यायालय उसे लागू करवा सकती है और उसमें सजा भी दे सकती है। परंतु नीति निर्देशक तत्व नैतिकता का मतलब एक इच्छा होती है कि अगर आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो आपकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसका कल्याण करना चाहते हैं। उसी प्रकार से राज्य अपनी जनता का कल्याण करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेगी, वो उसकी नैतिकता यानी उसकी ईमानदारी पर आधारित है और जन आकांक्षाओं पर, यानी जनता कितनी मांग कर रही किस चीज की, उस पर आधारित होती है। ये आपकी नीति निर्देशक तत्व। अगला देखते हैं तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, वैसे तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक है, 51 तक के बीच में किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। तो इसी में तो कहा गया है कि इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, राज्य विधि निर्माण में इसे स्वेच्छा से लागू करता है। यानी राज्य अगर कोई विधि का निर्माण, एक कानून का निर्माण करेगा तो उसमें इन सभी बातों को ध्यान रखेगा और वो भी जरूरी नहीं को रखे ही ध्यान, और इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी को आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय मिलेगी। यानी कि आप देखते हैं कि राज्य अगर कोई काम करता है तो उसमें या तो किसी को आर्थिक फायदा होता है, कोई योजनाएं आती तो सीधे किसानों को आर्थिक फायदा दिया जाता है या लोगों को आर्थिक फायदा दिया जाता है, और अगर कोई फैसले लेती है सरकार तो उसमें हो सकता है कोई राजनीतिक फायदा आपको मिले। और अगर बात करते हैं तो सामाजिक की, तो अगर सरकार कोई काम करती है तो लोगों को किसके लिए करती है, जिसमें उसके समाज को, हमारे देश के समाज को अधिक से अधिक लाभ हो। यानी राज्य क्या कर सकता है, कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी लोगों को एक आसान और गौरवशाली जीवन देने के लिए सरकार ऐसा काम लगातार करती रहती है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों की। तो नीति निर्देशक तत्वों की बहुत सारी बातों को हमारी सरकार ने माना है जिसे हम आगे क्रमवार देखेंगे। अनुच्छेद 39 की बात करते हैं तो राज्य अनुकरणीय कुछ तत्व यहाँ पर बताए गए हैं कि राज्य जीविकोपार्जन के लिए सभी को जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त हो। यानी कि अगर कोई जीविकोपार्जन करना चाहता है तो उसके पास न्यूनतम इक्विपमेंट जो हैं वो होने चाहिए। जैसे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो सरकार उसे मुद्रा योजना, कई सारी योजनाएं चलाकर क्या करती है, लाभ देने का प्रयास करते हैं कि जिससे उसके पास कुछ न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं आ जाए जिससे वह क्या कर सके, अपने रोजगार की शुरुआत कर सके, यानी जीविकोपार्जन के लिए। अगला है कि जो अनुकरण करता है, राज्य स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो
तो सरकार के स्तर पर तो ये काम किया जाता है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। सरकार अगर किसी को डीएम बनाती है, 2 लोगों को, या कोई भी टीचर ही बनाती है, तो 2 लोगों को अगर टीचर बनाती है, एक स्त्री एक पुरुष है, तो दोनों को क्या करती है, समान वेतन ही देती है, कोई कम या ज़्यादा वेतन नहीं देती। लेकिन अभी इसके क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 39 का यहाँ पर है समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। यानी कि ये अनुच्छेद 39 का 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इसमें कहा गया कि गरीबों को जो है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि अगर आप देखते हैं, आप ही लोग देखें, आपके अगल बगल अगर 2 लोगों में क्या होता है, मारपीट होती है, तो उसमें जो मार खाया व्यक्ति होता है, यानी कि जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसे क्या किया जाता है, उसे सरकार की तरफ से वकील प्रदान किया जाता है। यानी विधिक सहायता के लिए एक सरकारी वकील दिया जाता है, वह अनुच्छेद 39 का कहता है। तो आप देख रहे हैं सरकार मान रही इस बात को। अनुच्छेद 40 की बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो ग्राम पंचायतों गठन की बात इसमें कही गई कि आप ग्राम पंचायतों का चाहें तो गठन करें, और सरकार ने इस बात को माना और 73वां 74वां संविधान संशोधन करके ग्राम के साथ साथ नगर पंचायत का भी गठन कर दिया। यानी सरकार ने इस बात को माना। आगे देखते हैं 42वां अनुच्छेद। तो काम की न्यायसंगतता तथा मनवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता को उपबंध करना। यानी कि काम की न्यायसंगतता का मतलब क्या होता है कि जितना जिसकी क्षमता उसी अनुसार उन्हें काम दिया जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करवाई जाए, और महिलाओं को क्या है, प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई जाए। तो सरकार क्या करती है, आप देखते हैं अस्पतालों में प्रसूति सहायता दिलवाई जाती है। यानी अगर किसी की कोई माँ बनती है तो उसे क्या दिया जाता है, सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं पोषण स्तर को अपने बढ़ाने के लिए, कुछ पैसे पहले और कुछ क्या होता है डिलीवरी के बाद दिए जाते हैं। तो इसे भी सरकार लेखने मांग रही है। लेकिन न्यायसंगत तथा मनवोचित दशाओं की काम की ये थोड़ी सी अभी कमी हमारे यहाँ है, जिस पर सरकार लगातार काम भी कर रही है। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास। यहाँ पर कहा गया है कि लोगों के लिए कॉमन सिविल कोड की जो बात होती है वो अनुच्छेद 44 में होती है, और सरकार इसके क्षेत्र में भी काम करने का प्रयास कर ले। लेकिन ये भारत में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। इसलिए यहाँ पर एक ड्रेस कोड, एक भाषा, एक कल्चर स्थापित नहीं की जा सकती, और यही कहता है हमारा कॉमन सिविल कोड। जैसे आप देखते हैं कॉमन सिविल कोड को समझने की बात करते हैं, तो जैसे आप देखते हैं तो सऊदी अरब में क्या है, एक सिविल कोड है। वहाँ पर जो पहनावा है, एक ऑफिशियल पहनावा, उन लोगों का आप अलग देखकर ही पता चल जाएगा कि सऊदी अरब के लोग हैं या अरब देशों के लोग हैं। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में पठानी कुर्ता होते हैं, महिलाओं को अलग एकदम पोशाक होती है, उससे भी आप देखकर पता कर लेंगे कि ये क्या है, उनका सिविल समान नागरिक संहिता का यानी ड्रेस कोड है। और आप भूटान को भी देख लें और श्रीलंका को भी देख लें, ये सभी चलते हैं। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा लागू नहीं हो पाया है, एक राज्य में लागू हुआ है, अभी हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 45 की बात करें तो सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क शिक्षा। तो आप बताएं इसे दिया गया कि नहीं दिया गया, सोचिए। हाँ, दिया गया है। कब दिया गया है? सबसे पहले तो इसे 2002 में मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। सरकार ने प्रयास किया कि इसे दिया जाए, पेरेंट्स को कहा। फिर उसके बाद इसे मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में बना दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और सरकार ने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया है। सरकार इसके लिए बहुत सारे प्रोत्साहन देती है, बैग बच्चों को फ्री देती है, ड्रेस देती है, और मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध करवाती है, किताबें भी फ्री में देती है हमारी सरकार। यानी अनुच्छेद 45 की बात को भी हमारी सरकार ने मान रखा है, यानी हमारे राज्य जो सरकार ही कह सकते हैं आप, उसने मान रखा है। आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 47 किसकी बात करता है, पोषण स्तर को यानी पोषाहार स्तर को ऊंचा करना तथा लोक व्यवस्था का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि अगर आप देखते हैं तो हमारे सरकार ने चला रखा है एक मिशन जिसका नाम है पोषण मिशन।
तो पोषण मिशन के तहत क्या करता है सरकार, महिलाओं तथा बच्चों को पोषण का विशेष ध्यान दिया जाता है। और आप देखते हैं आंगनबाड़ी का जो कार्यक्रम है वो इसी का ही एक नतीजा है, यानी सरकार इसे भी मान रही है कि जिससे लोगों को अंदर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की कमी ना हो, मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के अंदर, इसलिए सरकार पोषण मिशन चला रही है आंगनबाड़ी की सहायता से। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं, कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। यानी कि हमारे देश में उस समय संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय क्या था, खेती और कृषि जो पशुपालन जो था वो परंपरागत था, इस पर क्या होती, वैज्ञानिकता का अभाव था, जिससे उत्पादन बहुत ही न्यूनतम होती थी। उसी समय कहा गया कि आप क्या करेंगे, कृषि तथा पशुपालन में आधुनिकता को बढ़ावा देंगे। तो सरकार ने हमारे दिया तरह तरह की क्रांतियां चालू की गई हैं, नीली क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, हरित क्रांति, ये सभी क्या है, कृषि को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए दिया गया था। ऑपरेशन फ्लड भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। यानी सरकार इस बात को भी मान रही है। और सरकार ने तो हमारे एक डीडी किसान चैनल भी लॉन्च कर दिया, जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, वैज्ञानिक रूप से खेती और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 का, तो इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, यानी पर्यावरण का संरक्षण तो ही किया जाए, साथ साथ उसका संवर्धन यानी उसे और बढ़ाया भी जाए तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाए। तो आप देखते हैं इसे माना गया है, हाँ हमारी सरकार ने माना है पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने एनजीटी की स्थापना करने वाले हम तीसरे देश हैं। और वन्य जीवों की रक्षा की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमने लॉन्च ही कर दिया है, लॉन्च नहीं, लागू कर दिया है। और हमने क्या चलाया है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट आपके एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हम चलाकर क्या करते हैं, वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। और बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के तहत बनाए गए हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी के तहत बनाए गए हैं, और बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी के तहत बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 48 का भी लागू होता है। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं तथा स्थानों के संरक्षण का मतलब, अगर कोई किला है जिससे हमारा इतिहास जुड़ा है तो क्या हमारे लिए राष्ट्रीय महत्व का है, जैसे कि सारनाथ का स्तूप है, एलोरा की गुफाएं हैं, और पुरी के मंदिर हैं, और राष्ट्रकूट शासकों के जो दक्षिणी भारत के मंदिर थे क्या है, हमारे स्मारक हैं। ताजमहल है, लाल किला, ये सभी क्या है, हमारे स्मारक हैं और स्थान, इन सभी का क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 39 में ये बात कही गई है। आगे देखते हैं तो अनुच्छेद में 50 में कहा गया, ये दो अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक यानी अलग होना, यानी न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई सरकार का व्यक्ति नहीं रहेगा। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, वही हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है उसकी बात होती है कार्यपालिका। न्यायपालिका का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, खंड न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इन सभी में जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर अलग नहीं होती तो कार्यपालिका का ही कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज होता, यानी अमित शाह ही हो सकता है कि जज हो जाते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसमें बात करिए कार्यपालिका न्यायपालिका से एकदम अलग होगी, यानी सरकार का कोई व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं होगा। अनुच्छेद 51 की बात करते हो तो काफ़ी विस्तृत है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करने के लिए अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्या करेंगे, अपने लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को और देखें, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सर्च कर लें और वहाँ पर क्वेरी हमें भेज सकते हैं, या आप हमारे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी हम क्वेरी आपकी हल कर देंगे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं और ये काफ़ी बेसिक और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो राज्य के नीति संहिता तो संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो अभी हमने बताया तो संविधान के भाग 4। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है, तो अभी हमने बताया था अनुच्छेद 40। नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ये भी बताया है
आयरलैंड के संविधान से। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप भी ध्यान से सोचते रहिएगा। इसे न्यायालय, यानी यहाँ पर कहा गया कौन सा कथन नीति निषेध तत्वों के संबंध में सही नहीं है। इसे न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, यानी कि ये क्या है, गलत कथन है। इसे आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है, हाँ करता है। यह राज्य के लिए बाध्यकारी है, तो नहीं, ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों ये बात क्या है, सही है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर देखें तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि लागू किया जा सकता है अगर ये कह रहा है, तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलत कथन है वो है 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन की बात करता है, अनुच्छेद 41 कृषि तथा पशुपालन संगठन की बात करता है, अनुच्छेद 39 का निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन इसमें जो सी है ये कृषि तथा पशुपालन की बात नहीं करता। ये क्या करता है, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी के संबंध में यह अनुच्छेद है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही कथन की बात हो रही है कि गाय, बछड़े तथा दुधारू पशुओं को बलि से रोका जाए, तो ये भी सही है। सभी ये भी सही है इसलिए क्योंकि इसे अनुच्छेद 48 में 47 में इसकी बात करी गई है। सभी को जीविका के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए, तो बात सही है कि इसमें जीविका को समान अवसर प्रदान करने की बात अनुच्छेद 39 में कही जाती है। और 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान की जाए, ये भी आपके संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है। यानी इसमें सभी क्या हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, किस राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू है, तो उस राज्य का नाम है गोवा। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है। तो अभी आपने देखा अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई। नीति निषेध तत्वों का उल्लेख संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक है, 51 तक है। किस अनुच्छेद में पोषण स्तर को सुधारने की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 47 के अंदर क्या कही गई है, पोषण स्तर को सुधारने की बात कही गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति यानी या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। तो अभी हमने बताया है कि हमारा अनुच्छेद 60 नहीं, यहाँ पर होगा अनुच्छेद 50 जो है, अनुच्छेद 51 जो है वो हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या विदेश नीति से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में पर्यावरण संबंधित प्रावधान को नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो अभी आपने देखा अनुच्छेद 48 का, जिसे कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, संविधान में कुल कितने नीति निर्देशक तत्व हैं। तो संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक कितने हैं, अनुच्छेद 14 नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। और दोस्तों 14 नीति निर्देशक तत्वों में 36 जो है वो नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इसमें केवल राज्य शब्द का उल्लेख है, इसलिए अनुच्छेद तो 15 है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व कुल कितने हैं, 14 ही हैं। अगला देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। तो पशुपालन और कृषि की वैज्ञानिकता को प्रोत्साहन, सूचना का अधिकार, सभी को न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क न्यायिक सहायता, धन तथा संपत्ति के संकेंद्रण को रोकना। तो दोस्तों सूचना का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है, यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स, अगला आखिरी प्रश्न अपना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यानी कहा जाता है यह तो एक बहुत बड़ा चेक है, लेकिन इसका जो पैसा होगा वो बैंक देगा या नहीं देगा। यानी यहाँ पर बात होती है, आपको अधिकार तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन अगर यहाँ बैंक की मतलब कि राज्य इसे आपको देगा कि नहीं देगा, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये बात जो कही थी उन्होंने कही थी, किसने कही थी, केटी शाह ने कही थी। और यहाँ पर डीडी बसु की बात करें तो डीडी बसु ने क्या किया है, नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा है। इसमें क्या कहा जाता है, पहला जो होता है समाजवादी, दूसरा होता है गांधीवादी और तीसरा होता है उदारवादी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा समाप्त होता है नीति निर्देशक तत्वों का सेशन। इससे ज़्यादा आपके टेट और सुपर टेट की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप इसे लिख कर बढ़िया से याद करें। अगर कोई समस्या तो हमें कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। तो इसी के साथ
हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो सीरीज के साथ, जो हम लगातार करने वाले हैं। तो अगले हम कुछ नए पॉलिटिकल संविधान के कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।